नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नटवर सिंह राठौड़ है। मैं एक कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी करंटली मैं शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में ईएनटी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज सीतापुरा जयपुर से की है और मैं इस फील्ड में 7 साल से काम कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नटवर सिंह राठौड़। सर एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। सर से आज हम बात करने वाले हैं बारिश में या रेनी सीजन में होने वाले कान में फंगल इन्फेक्शन के बारे में। सर तो आप बताएं, ये इन्फेक्शन होता क्या है? नमस्कार। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कान के अंदर इस मौसम में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, जिसको हम ओटोमाइकोसिस भी बोलते हैं। बेसिकली कान की बाहरी नली जो होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है, जो कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो अभी एट प्रेजेंट जो सीज़न है इसमें देखने को मिलता है। सर अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो उसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है? देखिए, सबसे पहले मरीज को जब ये कान में फंगल इन्फेक्शन होता है तो मरीज को कान में काफ़ी तेज़ दर्द, कान ब्लॉकेज, बंद सा महसूस होना या कान में से पस मवाद का डिस्चार्ज होना, ऐसे इनमें से कोई भी लक्षण हो सकता है। तो मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो जो भी ईएनटी कंसल्टेंट है उनके पास जाता है तो वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ओटोस्कोप होता है, उससे उसको डायग्नोसिस उसके द्वारा देख के डायग्नोसिस करता है। तो उसमें कान के अंदर वो फंगल इन्फेक्शन जो कान की नली जैसे मैंने कहा उसमें वो दिखाई देती है, उसके द्वारा उसको डायग्नोसिस किया जाता है। ओके सर, इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग तो इसका ट्रीटमेंट जो है किस तरह से होता है या फिर इसमें मरीज को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। ट्रीटमेंट से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस मौसम में जैसे आप कान की सफाई कोई करता है या कोई स्विमिंग करता है, पानी चला जाए या कान में किसी भी प्रकार का कोई लिक्विड डिस्चार्ज, कान के पर्दे में किसी के पहले से छेद है, इन कारणों से कान में किसी भी प्रकार का गीलापन होने की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए मरीज को जब आप एक ईएनटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो ईएनटी कंसल्टेंट आपके कान की सफाई करके उसको क्लीनिंग करके आपका ये फंगल इन्फेक्शन को दूर कर सकता है। और इस क्लीनिंग के साथ हम लोग इसके अंदर एक ऑइंटमेंट की साथ में एक ड्रेसिंग भी करते हैं, जिसके द्वारा ये इसका इलाज होता है। ओके, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन मोस्टली रूप से जब भी कान में जो पानी रहता है उसकी वजह से होता है। जी बिल्कुल, मतलब गीलापन, किसी भी गीलेपन की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन। अच्छा सर, ये सिर्फ बारिश के मौसम में देखा जाता है या अदर किसी सीजन में भी हम इसको बोल सकते हैं कि दिखता है? किसी भी सीजन में देखा जा सकता है, बट कॉमनली ये इस सीजन में देखने को मिलता है। अच्छा, इससे जुड़े कोई और अपनी तरफ से मैसेज आप हमारे मरीजों को क्या देना चाहेंगे कि वो सावधानियां बरत सकें और इस तरह की अगर फिर भी दिक्कत हो जाती है तो उसके क्या उपाय वो कर सकते हैं और किस समय वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं? जी, सबसे पहले तो ये सावधानी बरतनी है कि अपन को कान में पानी नहीं जाए, इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद से ही कोई घर पे घरेलू ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि आप अपने नज़दीक किसी ईएनटी कंसल्टेंट को दिखाएं, क्योंकि कई बार ये फंगल इन्फेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है और आपका जो पर्दा होता है उसको भी नुकसान कर सकता है। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप अपने नियर बाय ईएनटी कंसल्टेंट को दिखाएं, वहाँ जाके उसका इलाज करें। अच्छा सर, ये ट्रीटमेंट जब इसका हो जाता है तो उसकी रिकवरी में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है? जी देखिए, बेसिकली फंगल जो इन्फेक्शन है इसका ट्रीटमेंट है क्लीनिंग करना है और पेशेंट को प्रिकॉशंस रखने हैं, जैसे कि पानी नहीं जाए और टाइम पे जो दवाई बताई गई है वो बताई। तो कई बार तो ये एक बार में ही क्लीनिंग के बाद ये ठीक हो जाता है। किसी केसेस में हमें बार रिपीटेड क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या एक बार फंगल इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा भी? जी बिल्कुल हो सकता है उसको। सर आजकल की जनरेशन में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्वेश्चन क्या परेशानी कहूँगा मैं इसे, कि कान में सीटी महसूस होती है, रिंगिंग की आवाज़ सी है जो है महसूस होती है, तो इसका क्या रीज़न होता है? जी बेसिकली जो कान में सीटी की आवाज़ जो आप बता रहे हैं, रिंगिंग सेंसेशन होना, इसको हम टिनाइटिस बोलते हैं। टिनाइटिस का सिंपल भाषा में ये मतलब है कि कोई भी कान में आवाज़ आ रही है सीटी की, साई की, मशीन की, तब जब हमारे को बाहर कोई एक्सटर्नल साउंड नहीं है, तब भी अगर कोई मरीज को या किसी भी पेशेंट को ये कान में सुनाई दे रही है आवाज़, इसको हम टिनाइटिस बोलते हैं। तो टिनाइटिस जो है ये ज़्यादातर जो हियरिंग जिनकी कम हो जाती है, सुनाई कम होना साथ में, उसके साथ एसोसिएट रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मगर ज़रूरी नहीं, कई बार आपको ये नॉर्मल सिचुएशन जैसे आपकी सुनाई ठीक है फिर भी आपको ये टिनाइटिस
महसूस हो सकता है। ओके सर, इसमें कोई एज फैक्टर भी मायने रखता है या किसी भी एज में हो सकता है ये? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सुनाई की कमी, जैसे कि हम सब जानते हैं एज के हिसाब से सुनाई की कमी हो जाती है, तो उस एज में ये कॉमनली देखने को मिलता है। जैसे जैसे हमारी सुनाई कम होती जाती है टिनाइटिस बढ़ता जाता है, बट ये किसी भी एज में हो सकता है। आप और जैसे मैं और उदाहरण दूंगा तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबे में कोई मशीनरी के पास कोई लंबे समय से काम कर रहा है, या फिर कोई ऐसे बहुत लाउड म्यूज़िक के सामने काफ़ी देर तक, जैसे कि हम देखते हैं डीजे पार्टी, इसमें रात में किसी भी समय पे अगर आपने जैसे म्यूज़िक के पास, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक के पास बहुत देर तक समय बिताया तो आपके कान में ये टिनाइटिस जैसी आवाज़ आ सकती है। बाकी और बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद हेड ट्रॉमा है उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई ईयर इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है, सिंपल कान में एक मैल है, मैल की वजह से भी आवाज़ आ सकती है। सर एक बहुत कॉमन सी परेशानी जो आजकल का यूथ हमारा फेस कर रहा है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रीज़न है कि हेडफोन वो बहुत यूज़ करते हैं, ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, ईयरबड्स यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी ये पेन महसूस होता है? बेसिकली आप देखिए कोई भी जो नॉइस एक्सपोजर है जो भी है, आप लंबे समय से किसी भी चीज़ को कोई एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आप लंबे समय से हेडफोन्स है, लाउड आपका म्यूज़िक है, लाउड कुछ भी चल रहा है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली आपके नसों पे इफ़ेक्ट करेगा, आपके कान की सुनाई की क्षमता को कम करेगा। सुनाई की क्षमता कम होगी तो आपको टिनाइटिस जैसी चीज़ होने का। ओके, तो सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे मरीजों को कि जिससे वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, अपने कानों संबंधित परेशानियों से बच सकें, और डेली रूप से वो क्या क्या फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा बताएं। देखिए जैसे कि अब मोबाइल एक बहुत ही हमारे रूटीन लाइफ में एक नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हम कोशिश करें जितना कम से कम हम हेडफोन्स का इस्तेमाल, या जितना कम से कम हम इन चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करें, उतना ही हमारे कानों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा है, कई लोगों की है आदत होती है खुद घर पे क्लीनिंग करना, ईयरबड को रेगुलर यूज़ करना, तो एक तो वो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ना करें। घर पे कभी कोई दिक्कत हो तो आप अपने ENT कंसल्टेंट को दिखाएं और उससे वहाँ से इलाज लें। सर एक चीज़ इसके बीच में मुझे याद आई, कई लोग होते हैं जो अपने ईयर्स की क्लीनिंग के लिए कुछ पिन्स का यूज़ कर लेते हैं, कई लोग होते हैं ईयरबड्स का यूज़ करते हैं, और कई जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है कि ईयरबड्स के लिए अवॉइड किया जाता है कि उसको मत कीजिए, उसमें जो कॉटन है वो हमारी ईयर्स के लिए हार्मफुल है। तो उसके बारे में एक सही जानकारी आप बताएं हमारे मरीजों को। बेसिकली आप किसी भी, जैसे मेटल की आपने बता दिया पिन है, ये मेटल की चीज़ हो गई, या आप कोई भी चीज़ को स्किन पे स्क्रैच करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़ है ईयरबड है, तो ईयरबड में आपने जो ऊपर कॉटन लगी हुई है वो किस क्वालिटी की कॉटन है, वो खुद स्टेराइल है कि नहीं कॉटन, उसका बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद इन्फेक्टेड और आप अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं तो बेसिकली आपकी स्किन में बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं नॉर्मली, वो स्क्रैच में होने के बाद वो आपके स्किन के अंदर चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन का कारण। तो कॉटन यूज़ किया जा सकता है, पर उसकी क्वालिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। वंस इन ए वाइल इज़ ओके, कभी कभी आप हफ्ते में एक बार कभी साफ़ करते हैं तो ठीक है, मगर रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना। बिल्कुल। सर मरीजों में अक्सर शायद गर्मी के मौसम में ये देखा गया है जिसमें उनको नोज़ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं हमारे मरीजों को। बेसिकली नोज़ ब्लीड, जिसको हम मेडिकल टर्म में एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नाक में से जो नक्सीर आती है, उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, उसकी वजह से नाक की जो नस होती है वो फट जाती है, उसकी वजह से भी नोज़ ब्लीड होती है। नाक पे किसी भी प्रकार की चोट लग जाना, चोट लगने से भी वो नस फट जाती है और हमारे को ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। या कभी कभी किसी केसेस में ऐसे ही बैठे बैठे ही किसी के नक्सीर आ रही है और वो बताता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नाक की हड्डी को टेढ़ा होना। जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है और हमारे को जैसे ड्राई एयर, हवा, सूखी हवा आके नाक पे लगती है, तो वहाँ पे कई बार सूखी पपड़ी जम जाती है और उसके हटने के बाद ये नाक से ब्लीड आना शुरू हो जाता है। सर इसमें मौसम या वेदर कोई ड्राई, जैसे मैंने बताया आपको, ड्राई एयर, सूखी हवा जैसे, उस समय ये ज़्यादा होने का कारण होता है। बाकी इसके लिए आप घर पे अगर हैं और आपको ये नोज़ ब्लीड हो जाती है तो आप उस समय लेटें ना, सीधे बैठें, झुकें और अपने नाक को कस के 3-4 मिनट के लिए कस के आप दबा लें। बर्फ़, घर में बर्फ़ हो तो बर्फ़ की सिकाई करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पुराने टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि हमें लेटा दिया जाता है, लेटने भी हो कि ब्लड रुक गया, लेकिन वो ब्लड रुकता नहीं है, वो गले से हमारे पेट में जा रहा होता है। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप सीधे बैठें, झुकें और अपने नाक को कस के दबा लें जितनी देर तक, और अपने नज़दीकी किसी अस्पताल में जाके उसका आगे का इलाज लें। सर एक प्रश्न और हम लोग जानना चाहेंगे आपसे, जिसमें मौसम के परिवर्तन के बाद कई लोगों में देखा जाता है कि इनिशियल फीवर हो गया, लेकिन उसके बाद उनको थ्रोट पेन बहुत ज़्यादा होता है,
और फिर कई लोग बोलते हैं ये वायरल चल रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी क्लियर करें आप कि एक्जैक्टली होता क्या है। जी बेसिकली हम सांस लेते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारा गला एक तरह से सबसे पहले जो एक्सपोज होता है इस एनवायरनमेंट में, तो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। ये बताना मुश्किल होता है बाहर से कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है। बाकी हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए गले के अंदर कोई भी फीवर के साथ इन्फेक्शन हुआ है, गले में पेन है, तो एक टॉन्सिल करके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टॉन्सिल टिश्यूज होते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस, जिस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, एक पेशेंट को वो टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। गले की जो दीवार है, दीवार का इन्फेक्शन जिसको हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं, फेरेंजाइटिस हो सकता है। ऐसे कई बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से गले में दर्द और फीवर आ सकता है। इसकी सावधानी के लिए मरीज क्या कर सकता है? सावधानी के लिए तो देखिए, आप मौसम परिवर्तन जब होता है तो उसके लिए आप ज़्यादा सावधानी नहीं रख सकते, लेकिन हाँ कंटिन्यू रिपीटेडली हैंड वॉश करें, जैसे सैनिटाइज़र का बीच बीच में उपयोग करें। खाने में जैसे ध्यान रखिए एकदम कोई ठंडा ना हो, एकदम बर्फ़ इसकी फ्रिज से निकाली हुई चीज़, एकदम से ठंडी चीज़ें ना खाएं। उन चीज़ों का आप ध्यान रख सके, थोड़ा बहुत कुछ बचाव किया जा सकता है। ओके, कोई इनिशियल लेवल पे कुछ मरीजों के लिए कोई उपचार भी आप बताना चाहेंगे जिसको वो फॉलो कर सकते हैं? ये बेसिकली अगर आपके गले में जैसे कोई दर्द है तो सबसे पहले ठंडा और खट्टे का सेवन आप रोकिए और घर में गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आराम आ रहा है तो बेटर है कि आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाएं, इसके बारे में आगे का इलाज हो।